हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिए थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला लॉ मैंने बताया था कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल, मतलब किसी भी जंक्शन पे जितना इनपुट करंट होता है और उसी उतना ही आउटपुट करंट होता है। दूसरा रूल मैंने बताया था कि अगर एक किसी क्लोज लूप में हम अगर एक चक्कर पूरा घूम जाएंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये दो रूल्स थे। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला सिंपल एकदम बेसिक न्यूमेरिकल। जैसे सपोज करिए ये एक बैटरी है और ये एक रजिस्टर। सपोज इस तरीके का सर्किट है। लेट्स से ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, और ये लेट्स से 3 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 5 वोल्ट। आपसे पूछा गया कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो देखिए, करंट कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से। ठीक है, तो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता है किरचॉफ्स लूप रूल से कि अगर हम एक पॉइंट से पूरा चक्कर अगर एक लूप में कंप्लीट लगा लेंगे तो नेट ड्रॉप कितना आएगा, पोटेंशियल का, ज़ीरो। तो मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो आई ऐसे बह रहा है तो इधर भी आई बहेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रॉप करता है पोटेंशियल, है ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्रॉप चलता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, -4i, क्योंकि ड्रॉप करेगा कितना, कितना ड्रॉप करेगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो आई इंटू 4 मतलब -4i। फिर राइज करेगा +5, फिर ड्रॉप करेगा -2i, फिर -10i, फिर +10, फिर -2i, -3 इज इक्व टू 0। ठीक है, पूरा हम यहाँ तक आ गए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो 10 and 6 16, 10 and 6 16 इंटू 18, तो 18i नेगेटिव है, वो उधर चला जाएगा। तो 18i इज इक्व टू आएगा 10 + 15 - 3, दिस इज इक्वल टू 12। तो हम बोल सकते हैं आई की वैल्यू आई 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा सवाल था ये। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ मैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये सर्किट है, लेट्स से ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 20 वोल्ट और ये 3 ओम। मान लीजिए आपसे पूछा कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा, इस ब्रांच में और लेट्स से इसमें भी। इसको आई डैश बोल दे रहे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इतना तो बताया हमें कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। तो हमको ये पता चल गया कि इस वाले रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस तरीके से करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 10 - 0 मतलब 10। तो आई यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब देखिए, इसका करंट हमें पता चल गया। अब हम इस वाले लोअर वाले लूप में एक पूरा चक्कर लगाएंगे और फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल, सॉरी करंट लूप रूल यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते हैं, चलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो अगर आई डैश इस डायरेक्शन में मैंने माना है तो इधर भी आई डैश फ्लो करेगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चलिए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो -5i डैश, फिर -3i डैश, फिर +20, और फिर इधर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इंक्रीज करेगा पोटेंशियल। ठीक है, कितना इंक्रीज करेगा, +10, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है 0 से 10 जा रहा है तो +10
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए 8i' इज इक्वल टू 30 आया, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, i' की वैल्यू आई 15/4। अब देखिए ये i' यहाँ पर इधर कितना जा रहा है 15/4, ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर, तो ऊपर वाले में कितना जाएगा i1 प्लस i', तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i' प्लस i1, तो 15/4 प्लस 5 मतलब कितना आ गया 35/4 एम्पियर। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके का सर्किट दिया गया, इसको दिल सवाल बोलते हैं। ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, और ये मान लीजिए 4 ओम, ये 2 वोल्ट, और ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट। आपसे पूछा गया कि तीनों ब्रांचेस में करंट बताइए, करंट इन ऑल द ब्रांचेस। अब देखिए ये जो किरचॉफ्स लूप रूल होता है ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है ना, लेंदी नहीं मतलब इसमें इससे अच्छा हमारे पास एक मेथड है, क्योंकि इससे हमको पोटेंशियल अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें सिर्फ करंट की वैल्यू मिलती है। तो देखिए मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा। अगर सपोज करिए इस वाले पोटेंशियल पे, लोअर वाले एंड पे अगर मान लीजिए 0 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है, इस लोअर एंड पे अगर 0 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल और पता चल जाए इस जगह का, तो मैं हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर बस मुझे यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो अगर यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा तो मुझे हर ब्रांच का करंट मिल जाएगा, केवल एक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा मेरा। इससे हम अगर किरचॉफ जंक्शन रूल लूप रूल लगाएंगे तो हमको 2 लूप कम से कम 2 इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेंगी, तब हमसे सॉल्व होगा। तो अगर मैं एक इक्वेशन से मेरा काम हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए किरचॉफ जो जंक्शन रूल होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई जंक्शन है और वहाँ पे मान लीजिए I1, I2, I3 और I4, तो हम क्या लिखते हैं नेट इनपुट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये हम लिखते हैं इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, अब देखिए अगर मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो गया I3 प्लस I4, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका रिवर्स भी मैं कह सकता हूँ। अभी मैंने मतलब 2 डायरेक्शन इनटू द मतलब 2 इनपुट करंट दिखाएं और 2 आउटपुट करंट दिखाएं। अगर मान लीजिए मैं चारों आउटपुट दिखाता तो मतलब इस तरीके से, मान लीजिए ये दोनों इनपुट हैं तो इसको मान लीजिए इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता, अभी देखिए इतना तो श्योर है कि चारों आउटपुट नहीं हो सकते, तो 100% इसमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव रहा होगा। हालांकि अभी हमें को पता है कि 2 नेगेटिव है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं चारों आउटपुट मान लूँ और फिर ये इक्वेशन लिखूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेट इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू 0, ऐसे ही यहाँ पर चारों आउटपुट बराबर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ही क्या है, इसमें से कुछ नेगेटिव टर्म्स होंगे कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, तभी तो दोनों सबका एडिशन 0 आ पाएगा, है ना। तो अब देखिए इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, मैं क्या करूँगा, मुझे जिस जंक्शन पे पोटेंशियल निकालना है मैं वहाँ पे एक्स पोटेंशियल मान लूँगा। ठीक है, और मैं मान लूँगा कि वहाँ से हर जगह करंट जा ही रहा है, ऐसा तो हो सकता है करंट एक आध नेगेटिव हो इसमें से। अब मैं यही जंक्शन रूल यहाँ पर लगाऊंगा, तो देखिए इससे होगा क्या, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इक्वेशन
तो देखिए एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं, क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, ये 2 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0 माना था, तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं x मान ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जंक्शन पे मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ से सारे करंट आउटपुट ही, और इसमें से 100% एक नेगेटिव होगा, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, सबका बस समेशन जीरो के बराबर लिख देंगे, है ना। तो अब जब भी आप ऐसे जंक्शन रूल यूज़ करें एक्स पोटेंशियल मान के, तो आप क्या करेंगे, उसको हाई पोटेंशियल मानिए, क्योंकि आप यहाँ से करंट जा रहा है ना, तो करंट कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 100% एक नेगेटिव होगा। तो अब देखिए लिखते हैं इक्वेशन। तो जैसे इस वाले ब्रांच में लिखें, तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा, x-4। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ये करंट लिखना है ना, तो इस करंट को लिखने के लिए मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि V/R होता है करंट, तो R के अक्रॉस जो V है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो कितना है, x-4/-0, x-4 मतलब x-4/2। तो इस ब्रांच का करंट कितना है, x-4/2 प्लस इस वाली ब्रांच में देखते हैं x-2/4। इस वाली ब्रांच में देखते हैं, देखिए यहाँ 10 है और यहाँ x है, तो कितना प्लस x-10/2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना। तो देखिए x कितना आएगा, 2x प्लस x प्लस 2x मतलब 5x। ठीक है, 4 उधर चला जाएगा 0 से, और इधर कितना हो जाएगा, -8 -2 -20 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू कितना आया, 30, x कितना आया, 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ मैंने 6 वोल्ट, x की वैल्यू आई 6 वोल्ट, तो देख लीजिए 6 वोल्ट 10 वोल्ट से कम है, इसका मतलब करंट ये वाला नेगेटिव है, मतलब करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हमने माना है डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये डायरेक्शन सही है, 6 से 2 की तरफ ही जाएगा, और ये यहाँ पर 6-4 मतलब 2, और यहाँ 0, ये भी सही है। ठीक है, केवल ये वाला हमने डायरेक्शन गलत माना, तो वो अपने आप सेट हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जहाँ नहीं पता है हमें, उसको x मान लेंगे और फिर ऐसे जंक्शन रूल लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए x मिल गया। अब आप किसी भी ब्रांच में करंट बता सकते हैं, जैसे इस 4 ओम के अक्रॉस करंट बताएं, I 4 ओम, तो कितना होगा देखो, 6-2/4 मतलब 1 एम्पियर। ऐसे इस वाले में बताएं I 2 ओम मिडिल, ठीक है, मिडिल वाला, तो कितना होगा, देखिए 10 और 6, 10-6/2 कितना होगा, ये 2 एम्पियर। ठीक है, और राइट वाले में बताना है I 2 ओम राइट, तो इसमें देखिए x-4 मतलब 2 मतलब 1 एम्पियर। समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए इस जैसा मैं एक इलस्ट्रेशन और करा देता हूँ। जैसे सपोज करिए इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, और मान लीजिए ये भी 2 ओम। ठीक है, आपसे फिर से वही पूछा कि हर ब्रांच में आपको करंट बताना है। तो देखिए
किसी भी एक पॉइंट पे आप क्या करिए, जीरो पोटेंशियल मान लीजिए, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है, रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पोटेंशियल से मतलब नहीं होता। तो मान लीजिए अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब देखिए, अब यहाँ का नहीं पता है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x मान लेंगे, ठीक है। अब x मान लेंगे, फिर हमको ये 4 ब्रांच दिख रही हैं, इस चारों ब्रांच में करंट कैलकुलेट करके सम करके जीरो के बराबर रखेंगे। तो देखिए कितना होगा, इस वाले ब्रांच में लिखते हैं, तो यहाँ x है पोटेंशियल, तो यहाँ कितना हो जाएगा x-2, ठीक है। तो इस ब्रांच में करंट कौन सा हो, कितना होगा, x-2/2 प्लस, अब इस ब्रांच में लिखते हैं x-10/2 प्लस, इस ब्रांच में x-0/2 प्लस x-4/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर चला जाएगा और x 4x-16 बराबर 0, x कितना आ गया 4। तो अब x की वैल्यू आ गई, तो आपको हर ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो आप किसी भी ब्रांच के अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब आप इसका मतलब जो एक्सरसाइज है किताब में उससे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेल्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेल्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जैसे हम रजिस्टर कॉम्बिनेशन पढ़े थे सीरीज पैरेलल, ऐसे ही सेल कॉम्बिनेशन भी होता है सीरीज पैरेलल। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल्स इन सीरीज, ठीक है। तो देखिए, जैसे रजिस्टर सीरीज में लगाए थे ऐसे ही सेल्स को भी हम सीरीज में लगा सकते हैं इस तरीके से। ऐसे मान लीजिए कई सारे सेल्स लगे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये E1 R1 E2 R2 E3 R3, ये R1 R2 R3 क्या है, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस हैं इन सब सेल्स के, ठीक है। तो अब देखिए, हम चाहते हैं कि इन सब सेल्स की जगह हम क्या करें, केवल एक सेल लगाएं और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएं, मतलब इक्विवेलेंट इसके हो जाए सर्किट। इतने सारे सेल्स को रिमूव करके हम एक सिंगल सेल लगाएं विद सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए, ये एकदम सिंपल है। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो नेट ईएमएफ क्या होगा, इन सबका एल्जेब्रिक समेशन होगा, ठीक है। पोलैरिटी आपको ध्यान रखनी है, अगर सबकी पोलैरिटी सेम है तो एज इट इज ऐड कर देंगे, एक की डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। एल्जेब्रिक समेशन है ना, किसी एक पोलैरिटी को आप पॉजिटिव मान लीजिए ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो ये पोलैरिटी हम पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में ही है सारी, तो हम क्या लिखेंगे, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ये एल्जेब्रिक समेशन है ना। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। समझ में आया? तो सीरीज, सेल्स इन सीरीज एकदम सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से है, लेट्स से ये E1 और ये R1, ये E2 और ये R2। तो अब देखिए कि ये सारे के सारे सेल्स अगर पैरेलल में हैं तो इतना तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मान लीजिए इधर करंट I फ्लो कर रहा है, तो इधर करंट अगर I फ्लो करेगा तो इसका मतलब आप इसमें मान लीजिए I1, इसमें मान लीजिए I2, तो आप बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, है ना। तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 को आप लिख सकते, जैसे अगर मैं इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मान लूँ, मान लीजिए 0 है इधर और यहाँ V है, तो जितनी भी ब्रांच होंगी पैरेलल में उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। तो अब देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो मैं V को क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू होगा, देखिए करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना होगा, -I1 इंटू R1, ठीक है, प्लस E1। तो E1 माइनस I1 R1 किसके बराबर होगा, V। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, -I2 R2 प्लस E2, मतलब और सेल्स होते तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही लिखते।
तो अब देखिए I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो E1 माइनस वी अपॉन R1 ये किसके बराबर आया, I1 के। ऐसी I2 को हम निकालते तो कितना आता, E2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट ऐसे कन्वर्ट कर दूं, मतलब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी इसके अक्रॉस कितना होगा, V। ठीक है, तो मैं फिर से यही लिखूंगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस में प्लस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। तो यहाँ से I इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब देखिए E वाले टर्म्स अलग अलग ले लीजिए और V वाले टर्म्स अलग अलग ले लीजिए, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V टाइम्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए अगर आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अगर और होते तो इसी तरीके से ऐड कर देते हम। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R इक्विवेलेंट, और 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप B वाला टर्म का मतलब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए अगर आप दो का सॉल्व करेंगे तो दो को सॉल्व करके क्या आता है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 आएगा, डिनोमीटर में इधर भी R1 R2 आएगा और तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या आएगा R2 प्लस R1। तो आप दो सेल्स के लिए आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बात याद रखनी है, मैंने जब सवाल जैसे अभी इसको सॉल्व किया तो इसमें पोलैरिटी मैंने सेम मानी है, तो जब आप ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी पोलैरिटी भी यही आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस सवाल में किसी एक ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हों तो फिर आप क्या करेंगे, उसको माइनस साइन के साथ करके सेम पोलैरिटी का बना देंगे और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था सेल्स कॉम्बिनेशन। तो अभी पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अभी आप इस लेक्चर के नोट्स बना सकते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस डिस्कस नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी के टॉपिक के नाम से भी पढ़ते हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी पढ़ते हैं ना, और पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, तो देखिए ये जूल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। उन्होंने बोला कि कोई भी अगर रजिस्टर है लेट से, और उस रजिस्टर की वैल्यू लेट से आर है और उसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है उसके थ्रू, और सपोज़ ये करंट टी टाइम के लिए फ़्लो किया, तो उन्होंने बताया कि जब भी कोई करंट एक रजिस्टर के थ्रू पास करेगा टी टाइम के लिए तो उसके अंदर कुछ हीट जनरेट होगी, मतलब कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। तो अब वो एनर्जी जो है, उन्होंने बोला कि वो जो हीट जनरेटेड होगी, एनर्जी या फिर हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी और स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा समय के लिए करंट पास करेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब उन्होंने ये तीन ऑब्जर्वेशन दिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला हीट
हीट जो है रजिस्टर में जो हीट जनरेट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोन एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विच इट कैरी। ठीक है, तो फिर इन तीनों इक्वेशनों को जब हम क्लब करेंगे तो हम बोलेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, और इसका प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आता है वो और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 आता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो फाइनली ये रिजल्ट उन्होंने बताया और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बोलते हैं इसलिए इसकी एसआई यूनिट भी जूल ही है हीट प्रोड्यूस की। तो देखिए इसकी एसआई यूनिट जूल है और ये हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है हीट प्रोड्यूस का। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अगर हम पावर निकालना चाहें, पावर जनरेटेड इन रजिस्टर, तो वो क्या हो जाएगा, हीट पर यूनिट टाइम, या फिर पावर को हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एनर्जी और हीट अभी हम सेम लिख सकते हैं, तो पावर किसके बराबर हो जाएगा, हीट अपॉन टाइम। तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। समझ में आया। अब देखिए इस, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्व टू आई आर होता है। तो फिर देखिए इसके और फॉर्मूले भी आ सकते हैं। अगर हम मान लीजिए R को यहाँ से लिखें V बाई आई, तो ये कितना हो जाएगा, V बाई आई इंटू आई स्क्वायर। तो क्या आया, वी आई। सेकेंड फार्मूला ये आया, या फिर अभी हमने R एलिमिनेट किया, अब I को भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो I को क्या लिखेंगे, V बाई आर। तो क्या हो जाएगा, V बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आ जाएगा ये, V स्क्वायर बाई आर। तो ये थर्ड फार्मूला। ऐसे ही हीट के भी 3 फार्मूले हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी और वी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर पावर जनरेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बात करते हैं हीट की, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल्स। ठीक है, और CGS में हो जाएगी इसकी अर्ग्स। ठीक है, अब देखिए पावर की ऐसा यूनिट की बात करें तो हीट अपॉन टाइम, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, वॉट, या फिर बड़ी यूनिट की बात करें तो किलोवाट या मेगावाट। अब देखिए एक और यूनिट हम यूज़ करते हैं पावर की, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर, इसको शॉर्ट में HP बोलते हैं, ये होता है 746 वॉट्स के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा यूनिट की बात। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। जैसे सपोज करिए जैसे आपको बोला गया ये, मान लीजिए बल्ब्स हैं इस तरीके से, और ये एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और इसका रेजिस्टेंस है लेट्स से 3 ओम, और ये बैटरी है 12 वोल्ट्स की। ठीक है, तो इसमें बात आता है कि मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अरेंज द बल्ब्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, तो फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मतलब इसका मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड किसका ज़्यादा है, मतलब जो भी बल्ब्स कनेक्टेड हैं आप क्या करिए उसमें पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करिए। जो सबसे ज़्यादा पावर ले रहा है
तो उस पावर जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो मतलब रिलीज करेगा। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस की जगह हम क्या मान सकते हैं, इट इज़ बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू अरेंज द बल्ब्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट्स। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट होगा और यहाँ ज़ीरो, अगर हम यहाँ ज़ीरो सपोज करें तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, कितना करंट होगा ये 12/3 मतलब 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर यहाँ जाएगा और यहाँ पर ऊपर आर इक्विवेलेंट कितना है 4 + 2 6 ओम है ऊपर वाली ब्रांच में। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा 12/6 मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें आई की वैल्यू पता चल गई तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं P1 कितना हो जाएगा पावर इन 1 I²R। तो आई की वैल्यू कितनी है 2² इंटू आर, वो भी 2 है तो कितना हो जाएगा ये 8 वॉट्स। ऐसे P2 लिखेंगे जब हम तो P2 कितना हो जाएगा 2² इंटू 4 मतलब 16 वॉट्स। ऐसे P3 लिखेंगे तो इसमें कितना लिखेंगे 4² इंटू 3 मतलब 48 वॉट्स। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा P3 है, फिर P2 देन P1, दिस इज़ द ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है जब भी कोई रजिस्टर लगाया जाता है तो रजिस्टर या फिर बल्ब वगैरह कुछ लगाया जाता है तो उस कभी कभी उसका वैल्यू ओम में ना देकर कुछ और रेटिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है और उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट और लेट्स से 100 वॉट। ठीक है, ये रेटिंग अगर उस पर लिखी है तो इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट है मतलब ये रजिस्टर जो है ये मैक्सिमम 220 वोल्ट मतलब कैरी कर सकता है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज़्यादा हो गया तो ये मतलब ब्लास्ट हो सकता है या फिर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 100 वॉट लिखा हुआ है तो मतलब मैक्सिमम ये जो पावर कंज्यूम कर सकता है ये 100 वॉट। ठीक है, मैक्सिमम 100 वॉट पावर रिलीज कर सकता है। तो फिर इससे ज़्यादा अगर पावर अगर इसके अक्रॉस मतलब रिलीज हो गई तो फिर ये ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम पावर है और ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना। तो हम आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं V² सॉरी पावर होती है क्योंकि V²/R। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे V²/P। तो मतलब 220 इंटू 220/100। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 का स्क्वायर। समझ में आया। तो इस तरीके से कभी कभी आपको रेटिंग्स दी जाएंगी तो उससे आपको घबराना नहीं और आप रेजिस्टेंस मान लेंगे। अब देखिए इसमें एक बात याद रखने की क्या है कि अगर यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सटर्नल सर्किट में जो बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं दिस 220 वोल्ट इट इज़ नॉट ऑलवेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे सपोज करिए आपको बोला गया 2 इलेक्ट्रिक सॉरी चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ऐसा बोला गया आपसे ए हीटर बॉइल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इन 15 मिनट्स। और बोला गया एक और हीटर है another heater boils same amount of water
इन 10 मिनट्स। ठीक है, मतलब एक हीटर है वो एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर 15 मिनट्स में बॉईल करता है, और दूसरा हीटर है वो उसी अमाउंट ऑफ वाटर को 10 मिनट्स में बॉईल करता है। तो पूछा गया कैलकुलेट द टाइम टेकन व्हेन बोथ आर यूज्ड इन, पहला पैरेलल में लगाया गया और दूसरा सीरीज में लगाया गया। ठीक है, मान लीजिए दो क्वेश्चन पूछे। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपसे पूछा गया कि एक हीटर है वो 15 मिनट्स में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करता है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एक दूसरा हीटर 10 मिनट्स में बॉईल करता है। तो पूछा गया कि अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिया जाएगा तब कितना टाइम लगेगा, और दोनों को अगर सीरीज़ में लगा दिया जाएगा तब कितना टाइम लगेगा। तो देखिए जब भी हम घर की मतलब कोई भी अप्लायंस यूज़ करते हैं तो हमें जो सप्लाई मिलती है वो कांस्टेंट वोल्ट की मिलती है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं वो कांस्टेंट वोल्ट की है। मतलब अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट ही आएगा, और फिर हम टर्मिनल्स अलग अलग अप्लायंस से कनेक्ट करेंगे उस वोल्टेज के। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं V पोटेंशियल डिफरेंस था। तो देखिए अगर मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस वाटर को बॉयल होने में, तो हीट हम इस इंफॉर्मेशन से क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर R1 का है और सेकंड रजिस्टर R2 का है, और इसको टाइम T1 लग रहा है मतलब 15 मिनट्स, और इसको टाइम T2 लग रहा है 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं V²/R1 इंटू T1 किसके बराबर होगा, Q के। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ये Q किसके बराबर होगा, V²/R2 इंटू T2। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो V² कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं R2/R1, R2 को इधर ले आएंगे और T1 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा T2/T1। और T2/T1 कितना देखिए 10/15 मतलब 2/3। तो हम क्या बोल सकते हैं R2 जो है वो है 2/3 ऑफ R1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो फिर R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कैलकुलेट करते हैं चलिए, तो कितना आ जाएगा ये R1 इंटू 2/3 R1 अपॉन R1 प्लस 2/3 R1 कितना हो जाएगा 5/3 R1। ठीक है, तो देखिए R1/3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2R1/5। तो अब आपको R इक्विवेलेंट पता चल गया, तो अब टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए हीट तो उसको इतनी अमाउंट की लगनी है क्योंकि उससे उतना ही अमाउंट का वाटर हमको बॉईल करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम V², वोल्टेज अभी भी सेम रहेगा, बाई R इक्विवेलेंट इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होना चाहिए Q, और Q की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं वो कितनी होगी V²/R1 इंटू T1। ठीक है, तो देखिए V² ये कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे T/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है 2R1/5 इज इक्वल टू होना चाहिए T1 कितना है 15 मिनट्स अपॉन R1। तो R1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आया 6 मिनट्स। तो देखिए पैरेलल में आपको पता है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है। तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका मतलब हीट ज़्यादा जनरेट हो, मतलब जल्दी समय में उतना ही पावर मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो फिर पैरेलल में इसीलिए टाइम कम आया दोनों से। अब हम सीरीज़ की अगर बात करें तो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 मतलब 5/3 R1। तो इसी तरीके से करेंगे V²/R इक्विवेलेंट इंटू कैपिटल T डैश इज इक्वल टू V²/R1 इंटू T1। तो V² कैंसिल हो जाएगा तो T डैश कितना आ जाएगा 5R1 इंटू 3। ठीक है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी मैंने, ये T1 की वैल्यू कितनी है 15/R1, R1 कैंसिल और ये 5 टाइम्स, तो T डैश कितना आ जाएगा 25 मिनट्स। तो सीरीज़ में क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसलिए समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ T डैश कितना है 25 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है
जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब देखिए ये क्या थ्योरम है, ये थोड़ी यूज़फुल थ्योरम है, कभी कभी यूज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रजिस्टर स्मॉल आर है। इसको हमने कनेक्ट किया मान लीजिए एक कैपिटल आर रजिस्टर के, और मान लीजिए ये वेरी कर सकता है, लेट्स से ये रियोस्टेट है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू कैपिटल आर है। ठीक है, तो हमने ये ई और आर तो फिक्स किया हुआ है, और लेकिन ये आर चेंज हो सकता है। तो हम चाहते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर so that maximum power is generated in it। मतलब इसकी कितनी मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी जिससे इसके अंदर मैक्सिमम पावर जनरेट हो। तो देखिए वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो हम क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको मैक्सिमम करना। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या कंडीशन होती है, डी पी बाई डी आर ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि स्मॉल आर कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है, कैपिटल आर। तो अब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। तो देखिए डी पी बाई डी आर जीरो के इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी। तो आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस फिर ई स्क्वायर आर एज इट इज़ रखेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या होगा, इंटू 2 आर प्लस आर, बस। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर प्लस आर पूरे में से कॉमन आ रहा है और कैंसिल हो रहा है, और ई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर और आर प्लस आर माइनस 2 आर। ठीक है, और आर प्लस आर मैंने कैंसिल कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, आर प्लस आर का होल क्यूब बराबर 0। तो देखिए ये तो उधर चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, ई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो इस कंडीशन पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो हमको चेक करना है मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे। तो देखिए क्या आता है, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बार करके देख लेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, आर प्लस आर का होल क्यूब, तो उसका स्क्वायर होगा तो पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आर प्लस आर का होल क्यूब यहाँ रखेंगे, और फिर अंदर क्या बचेगा, ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, आर माइनस आर का। तो आर का 0 हो जाएगा, माइनस आर का -1, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, फिर माइनस करेंगे, तो फिर अभी डिनोमिनेटर का करना रहेगा, तो ई स्क्वायर इंटू आर माइनस आर तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू समथिंग आएगा, है ना, जो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे चेक किस पे करना है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो। तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा तब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस आर लिखा है, और ये टर्म जो है, ये टर्म पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा आएगा उस पर। तो हम बोल सकते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, उस समय उसके वो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पावर जनरेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is when its value
इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो ये था पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अभी हमारा 2 लेक्चर्स और बाकी हैं। एक लेक्चर में हम आरसी सर्किट कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।